नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज इस बुलेटिन में बात होगी कृषि कानूनों को लेकर झुकी मोदी सरकार की, कानून की वापसी के ऐलान पर विपक्ष के सवाल की। जानेंगे कब कब जनता के दबाव में झुकी है मोदी सरकार। इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर हुए कार्यक्रमों की, बुंदेलखंड में पीएम मोदी के ऐलान की। बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व सीएम पर बयान देकर कैसे घिरे पीएम मोदी, और बुलेटिन के आखिर में बात स्वच्छ पानी की समस्या की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एलएसी विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन पर आरोप। सीमा समझौते का चीन ने किया उल्लंघन। सवाल पूछने पर नहीं दिया स्पष्टीकरण। जवाब देने से बच रहा है चीन। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने सत्ताधारी वाईएसआरसीपी की सरकार पर लगाया आरोप। उन्हें अपमानित करने का आरोप। कहा, विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी ने उनकी पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की। अब विधानसभा की किसी भी बैठक में नहीं लेंगे हिस्सा। सरकार बनने के बाद ही आऊंगा सचिवालय। दक्षिण अफ्रीका के मशहूर क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से किया संन्यास लेने का ऐलान। अब आईपीएल में नजर नहीं आएंगे डिविलियर्स। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से खेलते थे डिविलियर्स। और कोरोना टीकाकरण का एविएशन सेक्टर पर दिखने लगा है असर। पिछले साल के मुकाबले हवाई यात्रियों की संख्या में आया 70% का उछाल। अक्टूबर में 90 लाख लोगों ने की हवाई यात्रा। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एक साल पहले सितंबर 2020 में केंद्र की मोदी सरकार अचानक ही संसद में कृषि कानून ले आई। बहुमत की ताकत पर इन कानूनों के खिलाफ उठी हर आवाज को दबाते हुए इसे संसद से पास भी करा लिया गया। कानून लाते समय किसान संगठनों से कोई चर्चा नहीं हुई। विपक्ष की बात को अनसुना कर दिया गया, जिसके बाद किसान सड़क पर आ गए। दिल्ली के बॉर्डर पर एक साल से किसानों का आंदोलन चल रहा है और अब अचानक ही पीएम ने फिर से किसी से चर्चा किए बगैर इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। यानी ना तो कानून लाते समय किसी से पूछा गया और ना ही इसकी वापसी के समय देखने को मिली तो सिर्फ मनमानी। पिछले एक साल से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे और इसके साथ ही देश में जगह जगह महापंचायतें कर रहे थे। आपको बता दें कि नए कृषि कानून 17 सितंबर 2020 को संसद से पारित हुए थे। इसके बाद से लगातार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। किसानों की सरकार से यही मांग थी कि कृषि कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी के लिए कानून बने। मोदी सरकार अब तक इस मामले में अड़ियल रुख दिखला रही थी, लेकिन अब विधानसभा चुनावों के पहले पीएम मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, जिसे किसानों और लोकतंत्र की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। आज सुबह राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर विवादित तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। ये समय किसी को दोष देने का समय नहीं है। आज पूरे देश को ये बताने आया हूं कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर अपने घर वापस जाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने अपने 5 दशकों के कामकाज के दौरान किसानों की मुश्किलें देखी हैं। जब देश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो मैंने कृषि विकास या किसानों के विकास को अत्यधिक महत्व दिया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 7 सालों में देश में कृषि के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन एमएसपी पर अभी सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई है, जबकि किसानों की प्रमुख मांगों में से एक एमएसपी पर कानून भी है। किसान संगठनों ने कृषि कानून की वापसी का स्वागत तो किया है, मगर आंदोलन खत्म करने पर कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है। किसान संगठन के सूत्रों के मुताबिक आंदोलन पर कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कोई फैसला लिया जा सकता है। कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन कानून गलत थे ये बात मानने को आज भी पीएम मोदी तैयार नहीं हुए। पीएम ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन पीएम के ऐलान पर विपक्षी दलों को भरोसा नहीं है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आज यूपी चुनाव में हार के डर से कानून वापस लिए जा रहे हैं, चुनावों के बाद इन्हें फिर से लाया जा सकता है। तो आखिर विपक्ष को पीएम की बातों पर क्यों नहीं हो रहा भरोसा, और क्या है कृषि कानून वापसी चुनाव कनेक्शन? देखिए इस रिपोर्ट में।
गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में कमी रही। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था, हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद अब विपक्ष के बयान आए हैं। आंदोलन की शुरुआत से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों का समर्थन कर रहे थे और अड़ियल सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। अब सरकार के इस ऐलान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी किसानों को बधाई देते हुए ट्वीट किया, हर एक किसान को मेरी हार्दिक बधाई जिसने अथक संघर्ष किया और उस क्रूरता से विचलित नहीं हुए। ये आपकी जीत है। इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर किसानों को बधाई देते हुए सरकार पर निशाना भी साधा। प्रियंका गांधी ने कहा, 600 से ज्यादा किसानों की शहादत, 350 से ज्यादा दिन का संघर्ष। नरेंद्र मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला। आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा। आपने खुद आंदोलन जीवी बोला, उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक से इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी कि ये देश किसानों ने बनाया है, ये देश किसानों का है। किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है और कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। आपकी नीयत और आपके बदलते हुए रुख पर विश्वास करना मुश्किल है। किसान की सदैव जय होगी। जय जवान, जय किसान, जय भारत। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी सरकार के फैसले को उसका डर बताते हुए इसे कांग्रेस और किसान की जीत करार दिया। लोकतांत्रिक विरोध से जो हासिल नहीं किया जा सकता, वो आने वाले चुनावों के डर से हासिल किया जा सकता है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा नीति परिवर्तन या हृदय परिवर्तन से प्रेरित नहीं है, ये चुनाव के डर से प्रेरित है। वैसे भी ये किसानों के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है, जो कृषि कानूनों के विरोध में अडिग थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा, अमीरों की भाजपा ने भूमि अधिग्रहण व काले कानूनों से गरीब किसानों को उठाना चाहा, कीलें लगाई, बाल खींचते कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई, लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले कानून वापस ले लिए हैं। भाजपा बताए सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी। अब सरकार के अचानक किए गए इस ऐलान ने हलचल तो पैदा कर दी, लेकिन साथ ही इस फैसले से सरकार का डर भी साबित हो रहा है। लोगों का दावा है कि ये फैसला विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ही लिया गया। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का ये ऐलान क्या वाकई चुनावों में उन्हें फायदा पहुंचाएगा। किसानों की घेराबंदी और विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही पड़े। इससे ये भी साबित हो गया कि मोदी सरकार पर अगर दबाव बनाया जाए तो उसे आसानी से झुकाया जा सकता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि मोदी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हों। इससे पहले भी मोदी सरकार ने अपने फैसले पलटे हैं। मोदी सरकार हमेशा से ही चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, लेकिन कई बार उनके फैसले के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते आए हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि फैसले इतनी तेजी से अमल में लाए जाते हैं कि उस पर सार्थक चर्चा भी नहीं हो पाती और फिर इसका विरोध सड़क पर दिखाई देने लगता है। कई बार जनता का आक्रोश इतना ज्यादा देखा गया कि सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया गया। जैसे कृषि कानून, नागरिकता संशोधन, जम्मू कश्मीर जमीन अधिग्रहण कानून, ये वो फैसले हैं जिनका ऐलान करने के बाद सरकार के खिलाफ जनता का आंदोलन इतना बढ़ गया कि सरकार के ये फैसले अधर में लटक गए, यानी लोकतंत्र सरकार पर हावी हो गया। आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि विधेयकों को पारित करवाए जाने का कदम देश के कृषि क्षेत्र के लिए बड़े बदलावों की नींव माना जा रहा था, लेकिन किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा और पीएम मोदी ने खुद इन कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी। बिल पास होते ही पंजाब, हरियाणा और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे एक बार फिर सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना को लागू कराने से पहले बैकफुट पर आ गई। कृषि कानूनों के विरोध का आलम ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन कानूनों को लागू होने से रोक दिया।
नागरिकता संशोधन कानून। भाजपा के 2014 के घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि उनकी सरकार देश में घुसपैठ रोकने और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर एक स्पष्ट नीति बनाएगी और इसका हल निकालेगी। 2019 के घोषणा पत्र में भी इसी वादे को दोहराते हुए भाजपा ने कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को भी जोर शोर से पूरा कराएगी। लेकिन 11 दिसंबर 2019 को संसद में विधेयक पारित कराने के बाद इस कानून का सड़कों पर विरोध शुरू हो गया। इन प्रदर्शनों के चलते ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि पर काफी नकारात्मक असर पड़ा। 2020 में यूएन मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ याचिका भी दायर कर दी। अमेरिका के थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने इन प्रदर्शनों के बीच ही भारत के लोकतंत्र को स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र के दर्जे पर पहुंचा दिया था। इसका असर ये हुआ कि भारत सरकार ने जोर शोर से पारित करवाए गए नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की योजना को पीछे कर दिया और इसके नियमों को अब तक फाइनल नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय ने जुलाई में संसद को बताया कि वो अभी सीएए के नियमों को तय करने के लिए 6 महीने और लेगा। जम्मू कश्मीर। भाजपा की जम्मू कश्मीर योजना के साथ भी यही हुआ। दरअसल जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में तोड़ने के बाद भाजपा श्रीनगर और लेह को दिल्ली से ही नियंत्रित करने की योजना बना चुकी थी। इसके लिए लंबे समय तक कश्मीर के नेताओं को भी नजरबंद रखा गया। साथ ही सरकार ने टेलीकॉम सेवाओं पर भी रोक जारी रखी। लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच प्रतिबंधों में ढील देना और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नजरबंदी में रखे गए नेताओं को छोड़ना शुरू किया गया, वैसे ही मोदी सरकार को एक बार फिर कश्मीर अपने नियंत्रण से बाहर जाता दिखने लगा। आखिरकार भाजपा को कश्मीर में भी राजनीतिक चेहरों से बातचीत शुरू करनी पड़ी। पहले जितेंद्र सिंह समेत नेताओं के दल ने कश्मीर का दौरा किया और फिर इस साल 24 जून को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी नेताओं से मुलाकात कर इस केंद्र शासित प्रदेश के हालात को फिर से पटरी पर लाने पर बातचीत की। जमीन अधिग्रहण कानून। इन तीनों योजनाओं के अलावा मोदी सरकार 2014 में भी एक योजना को लेकर आलोचना का शिकार हुई थी और वो था जमीन अधिग्रहण अध्यादेश, जिस पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में जबरदस्त हंगामा हुआ। आखिरकार इस विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी न मिलने के बाद संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2015 में अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि किसानों को जमीन अधिग्रहण कानून के संशोधन पर बहकाया जा रहा है और इसीलिए इस अध्यादेश को वापस लिया जा रहा है। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ये शब्द आज दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। आज किसानों के लिए बड़ा दिन है। आज गुरु पर्व भी है। इसके साथ ही आज देशवासी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को गरीबों के कल्याण के लिए किए गए काम और देश की मजबूती में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। पीएम मोदी सहित तमाम दलों के नेताओं ने इंदिरा गांधी को आज याद किया। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करते हुए ट्वीट किया। देश के सबसे होनहार प्रधानमंत्रियों में इंदिरा गांधी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख बांटना। दादी, आपका साहस हमेशा प्रेरित करता है। आपको आज भी अपने साथ पाता हूँ। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सैनिकों के साथ वाली इंदिरा गांधी की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आज उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। न केवल भारतीय राजनीति बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वह विलक्षण प्रभाव छोड़ गईं। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर सम्मान व ताकत का दर्जा प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक, राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भले ही देश इंदिरा गांधी के कामों को याद करता है, लेकिन पीएम मोदी हमेशा ये दावा करते रहते हैं कि उनका सत्ता संभालने से पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं था। देश में 2014 के बाद से विकास शुरू हुआ और यूपी में 2017 के बाद से, क्योंकि 2017 में ही यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी। यूपी के बुंदेलखंड पहुंचे पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से सीएम योगी का गुणगान किया। तो क्या कहा पीएम मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय यूपी का दौरा शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत महोबा से हुई।
महोबा वासियों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने स्थानीय भाषा में शुरुआती संवाद किया और फिर 6,250 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जिन्होंने लंबे वक्त तक दिल्ली और यूपी पर शासन किया, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। ये कोई रहस्य नहीं है कि कैसे इस क्षेत्र के जंगलों और संसाधनों को माफियाओं को सौंप दिया गया। आज जब इन माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ये लोग कितनी भी तौबा मचा ले, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने नहीं वाले। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को समस्याओं में उलझाए रखना कुछ राजनीतिक दलों के लिए राजनीति का आधार है। वे समस्याओं की राजनीति करते हैं, जबकि हमारी राष्ट्र नीति का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना है। यहाँ की सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी झांसी पहुंचे। वहां वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उपकरण सेना को सौंपे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के बुंदेलखंड दौरे को महत्वपूर्ण बताया। सीएम योगी ने बुंदेलखंड को वीरों की धरती बताते हुए कहा कि पीएम का ये दौरा जल नल योजना के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी अपनी सरकार के काम गिनाने के साथ ही कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस को घेरने के लिए उनके ही नेता का सहारा लेने की कोशिश होती है। सरदार पटेल हों या फिर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीएम उनके नाम के सहारे कांग्रेस को घेरते रहते हैं। लेकिन जब उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम श्रीपति मिश्र को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा तो ये उन पर ही भारी पड़ गया। मिश्र के बेटे ने पीएम को ही ब्राह्मण विरोधी करार दे दिया। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां वोटों को साधने में लगी हुई हैं। उसी कड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नाराज चल रहे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा का जिक्र किया। साथ ही कांग्रेस पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राजदरबारियों और परिवारों ने पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा को अपमानित किया था। अब पीएम के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र प्रमोद मिश्रा का बयान आया है और उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने तो बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिताजी का तो कांग्रेस ने बहुत सम्मान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार का जरूर अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दौरान उनके पिताजी के बारे में जो कहा वो पूरी तरीके से न सिर्फ निराधार है बल्कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री की ये कोशिश सिर्फ वोट के लिए है। श्रीपति मिश्रा का नाम लेकर परिवार का मान तो जरूर बढ़ाया है, लेकिन जो जानकारी उन्होंने श्रीपति मिश्रा के बारे में उस मंच से दी वो न सिर्फ निराधार है बल्कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पिताजी का जितना सम्मान कांग्रेस में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया उतना शायद ही कभी कोई करता। प्रमोद मिश्रा यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए आगे कहा, कुछ परिस्थितियां जरूर रहीं जिनके चलते उनके पिताजी ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। श्रीपति मिश्रा को इसके बाद कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया। प्रमोद मिश्रा के बयानों से साफ है कि उन्हें पीएम मोदी के ये बयान बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं और इसीलिए उन्होंने पीएम को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब उनके इन बयानों से ब्राह्मण समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि इस बार ब्राह्मणों के लिए चला गया पीएम का दाव उनके लिए उल्टा पड़ गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात पानी की बढ़ती समस्या की। पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभालते वक्त वादा किया था कि गंगा को निर्मल बनाएंगे, पानी को स्वच्छ करके दिखाएंगे, लेकिन आंकड़े और तस्वीर बताते हैं कि ना तो देश की नदियां साफ हुई और ना ही पानी की परेशानी खत्म हुई। उल्टा साफ पानी की कमी देश की अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी बोझ बनती रही, जिसके चलते जनता परेशान है। जल है तो कल है, लेकिन जब जल ही नहीं मिलेगा तो कल कैसे बचेगा? ये सवाल देश के हर आम नागरिक के जहन में है और ये उठना भी लाजिमी है, क्योंकि पीने का साफ पानी लोगों के लिए एक गंभीर चुनौती है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत के पास दुनिया के मीठे पानी के संशोधन का केवल 4% है, जबकि भारत की आबादी 130 करोड़ से अधिक है। इसके बावजूद देश का बड़ा हिस्सा अभी भी पाइप से पानी की आपूर्ति और पीने के लायक पानी की कमी से जूझ रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने शहरी और ग्रामीण
आबादी तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने में बड़ी छलांग लगाई है। सरकार के प्रमुख जल जीवन मिशन के तहत कुल 19 करोड़ 22 लाख ग्रामीण परिवारों में से 8 करोड़ 45 लाख यानी कि 44% से अधिक आबादी को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। भारत भले ही ग्रामीण इलाकों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। भारत भूजल का तीसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है। जब देश में सुरक्षित पेयजल की पहुंच की बात आती है तो भूजल में कमी, संसाधनों का दूषित होना और आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की स्थिति और खराब हो जाती है। यहाँ तक कि भारत में पानी के प्रमुख स्रोतों में से एक नदियां भी तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कारखानों और प्रदूषण की वजह से सिकुड़ रही हैं। ऐसे हालात के बीच सरकार की कोशिश है कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का पानी कनेक्शन प्रदान किया जाए, लेकिन कुछ राज्यों में योजना की धीमी गति एक प्रमुख चिंता का विषय है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश अपनी कुल ग्रामीण जनसंख्या का केवल 12.4% ही अभी कवर कर सका है। राजस्थान, जो पानी की कमी का सामना करने के लिए जाना जाता है, उसने कुल ग्रामीण परिवारों का केवल 20.91% कवर किया है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि देश की जनता किस कदर पानी के लिए जूझ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी का मिशन फेल हो गया? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।